मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube के चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि शुक्ला आज आपके लिए साइंस क्लासेस में क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ लेकर आई हूँ। बच्चों, इस समय आप सब घर पर रहकर स्टडी कर रहे होंगे ना, और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बहुत आसान शब्दों में बनाया है। आप इसको पूरा देखिएगा और इसके नोट्स भी बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि हमारे आसपास के पदार्थ मतलब जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है बच्चों? पदार्थ हैं। तो हमें एक सूची बनानी है अपने आसपास के पदार्थों की, तो हमको पता चलेगा ना कि वो क्या हैं। इन्हें क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? पदार्थ। इन्हें हमारे आसपास जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं वो सब पदार्थ हैं। इसे कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जब पदार्थ को समझ जाएंगे ना तो इसके आगे की सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को समझना होगा। तो मैंने इनमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिनको आप एक एक करके समझते जाएंगे तो आपको आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तापमान का मात्रक, वाष्पीकरण एवं अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि हम इन 6 पॉइंट्स को कवर करके चलेंगे ना बच्चों, तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से और आसानी से समझ में आएगा। जैसे पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, और पदार्थ की अवस्था में कैसे और कब कब परिवर्तन होता है, और पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, उनमें कैसे चेंजेस होते हैं, वो सब हमें इस पॉइंट में समझ में आएगा। तापमान क्या है और इसका मात्रक क्या है, की आवश्यकता भी क्या है, वाष्पीकरण क्या है, और कुछ इस चैप्टर में आई हुई महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, जो कि हमारा पहला पॉइंट है। हर वो चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। अब आप खुद दिमाग लगाइए और सोचिए कि आपके आसपास कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पत्थर, कागज, लकड़ी, वायु, जल, ये सब क्या हैं? ये सब पदार्थ है, क्योंकि ये सारी चीजें स्थान भी घेरती हैं और इनमें द्रव्यमान भी होता है। इन चीजों को हम पदार्थ कहते हैं। यानी हमें अपने चारों ओर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जो स्थान भी घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान भी होता है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी से बनी चीजें ही ले लीजिए। लकड़ी की बेंच, लकड़ी की टेबल, कुर्सी, सारी चीजें भी क्या हैं? पदार्थ है ना। इसी प्रकार पत्थर से बनी चीजें भी, और वायु भी, जल भी, ये सारी चीजें भी इनमें स्थान घेरती हैं और इनमें द्रव्यमान होता है। यानी हर वो वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। सेकंड पॉइंट है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको कोई भी पदार्थ जिसमें कण इतने छोटे होते हैं, नगण्य आंखों से आप उस कण को देख भी नहीं पाएंगे। आप कोई भी पदार्थ ले लो, हर पदार्थ में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। इतने छोटे छोटे कण होते हैं जो हमको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। तो पदार्थ के बीच में जो कण होते हैं ना, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। हर पदार्थ
कणों से मिलकर बना होता है और कणों के बीच में खाली स्थान होता है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप कल्पना करो कि एक गिलास है आपके पास में, कांच का गिलास। अब उस कांच के गिलास में आप पत्थर भर दो, बड़े बड़े पत्थर। अब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कांच का गिलास पूरा भरा हुआ दिखाई देगा ना। आप सोचोगे कांच का गिलास तो पूरा भर गया, लेकिन अभी उसमें जगह खाली है, उसमें रिक्त स्थान है। अब आप एक मुट्ठी रेत उठाओ और उसमें डाल दो, एक मुट्ठी या उससे ज्यादा। अब आप कहो कि गिलास भरा कि नहीं? आप बताइए, गिलास भर गया ना? नहीं बच्चों, अभी गिलास नहीं भरा, अभी गिलास में और जगह खाली है। अब हम क्या करते हैं? इसमें पानी डालकर देखते हैं। अभी देखो, इसमें जगह थी ना, इसमें पानी भी चला गया। तो इन क्रियाकलाप के दौरान आपने क्या पाया कि यदि हम एक गिलास को, जिसमें हमने बड़े पत्थरों को डाला और हमने क्या देखा कि गिलास पूरा भर गया, तो हमें पता चला कि नहीं, अभी गिलास खाली है। इसका मतलब उसमें रेत भी अभी समाहित हो सकती है, यानी उसके बीच में रिक्त स्थान खाली है। जब हमने देखा, हमने उसे रेत से पूरा भर दिया, तब भी उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तभी तो उसके कणों में पानी भी चला गया। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, जो पदार्थ के कण होते हैं ना, वो निरंतर गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। कैसे? आपको ऐसे कैसे पता चलेगा? पदार्थ में कंपन गति भी हो सकती है, या फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा भी सकते हैं। यदि कोई पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसके कणों में निरंतर गति होती रहती है। और ये क्या करते रहते हैं? इनके मूवमेंट के कारण ही हमें सुगंध आती है। जैसे मान लीजिए, आप, हर पदार्थ में तो सुगंध नहीं होती, पर हमें ये एग्जाम्पल के रूप में देखना है कि कैसे पदार्थों में गति होती है। आपकी मम्मियाँ खाना बनाती है ना, उस खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो आपका जो पदार्थ है, उसके कण बहुत तेजी के साथ गति करते हैं। अब वो गति कब करते हैं? जब उनको तापमान मिलता है, तो उनकी गति और बढ़ जाती है। गति तो वो करते ही हैं, पर वो गति और बढ़ जाती है। इसके कारण कमरे में सुगंध पूरी तरह से फैल जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कण है ना, वो एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में जितनी अधिक दूरी होगी, उतना उनके बीच में कम आकर्षण बल होगा। तो जिस प्रकार से वो अगर एक दूसरे से पास पास होंगे, तो उनके बीच में आकर्षण बल अधिक होगा, और कण अगर दूर दूर होंगे ना, तो उनके बीच में आकर्षण बल कम होगा। इसीलिए जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, उनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, क्योंकि उनके कण एक दूसरे से सटे सटे या पास में होते हैं। जबकि जो द्रव होता है ना, उसके जो कण होते हैं, वो एक दूसरे से थोड़ी दूरी दूरी पर होते हैं, और जो गैस होती है, उसके कण बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। अब हम समझते हैं अगले पॉइंट, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? आइए देखते हैं। पदार्थ की पहली अवस्था होती है ठोस, और पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है द्रव, और पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है गैस। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं। लोहा, कांच, लकड़ी, तो और द्रव में जल, पेट्रोल, इसी प्रकार गैस में वायु, ऑक्सीजन। ये हुए उदाहरण। यहाँ पर आप ठोस में कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे लोहा, कांच, लकड़ी, पत्थर। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आपको सॉलिड दिखाई देता है। द्रव, जो कि जल, तरल पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, दूध, ये सब क्या है? द्रव है। इसी प्रकार वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी चीजें क्या है? गैस है। अब हम समझते हैं इनकी अलग अलग इन अवस्थाओं को, जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था।
ठोस अवस्था, इसमें वस्तुओं की जो आकृति होती है और आयतन होता है वो निश्चित होता है। इसमें पदार्थ की जो आकृति होगी ना और आयतन वो निश्चित होगा। जैसे आप एक बेंच को देखिए या एक कुर्सी को देखिए, आपको मालूम है ना, इसकी आकृति को आप दबा करके ये बदल तो नहीं सकते ना, जैसी होगी वैसे ही रहेगी ना, क्योंकि ठोसों की जो आकृति होती है और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। इसमें पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं, इस कारण इनमें आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए इनकी आकृति आयतन परिवर्तित नहीं होता। अतः आप कह सकते हैं ना कि ठोस में कण कैसे होते हैं, बहुत पास पास। तभी उनके कण के पास पास होने के कारण इनकी आकृति क्या होती है, दृढ़ होती है, यानी एक निश्चित आकृति होती है और इनका आयतन भी निश्चित होता है और दूसरे द्रव या गैस की तुलना में। अतः जो ठोसों के बीच में कणों का गति होती है ना, वो भी कंपन गति होती है, यानी उनके बीच में जो कण होते हैं वो गति बहुत तेजी के साथ नहीं कर पाते, क्योंकि कण जो होते हैं वो अपने पास पास बहुत ज्यादा सटे होने के कारण उनमें बहुत तेजी के साथ गति नहीं होती, उनमें सिर्फ कंपन गति होती है। आइए हम अब देखते हैं द्रव अवस्था को। द्रव अवस्था में जो द्रव का आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, परंतु इनकी आकृति अनिश्चित होती है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ना वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए उनमें आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है। अब आप एक कल्पना करते, कल्पना में आप एक बोतल ले लो और उसमें पानी ले लो। अब पानी की आकृति कैसी होगी, बोतल की जैसी होगी ना, जैसी बोतल वैसी आकृति। अब आप इस बॉटल वाले पानी को किसी गिलास में ट्रांसफर कर दो, यानी गिलास में इस बॉटल के पानी को डाल दो। अब आप क्या देखते हो, आपको पानी का आकार चेंज दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया, गिलास के जैसा ना। तो अभी आपने जब उस पानी को बॉटल में भरा तो वो बॉटल के जैसा हो गया। अब आपने उस पानी को गिलास में भरा, वो गिलास के जैसा हो गया। अब आप एक कटोरी कल्पना करो कि आपने उस पानी को कटोरी में डाल दिया, तब वो कटोरी के जैसा हो गया। इसका मतलब इसकी जो द्रव होता है उसकी आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है, यानी बदलती रहती है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है मतलब यदि आपने 1 लीटर लिया, पानी 1 लीटर लिया होगा ना, तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उससे परिवर्तित नहीं होगा। मतलब अगर आपने बोतल में 1 लीटर पानी लिया तो गिलास में भी केवल 1 लीटर पानी ही आएगा, कटोरी में भी 1 लीटर पानी ही आएगा, उससे कम या ज्यादा नहीं होगा। इसकी आकृति जरूर बदल जाती है और इसके कण जो होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, इस कारण इनकी आकृति परिवर्तित हो जाती है। इनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस में कणों के बीच की दूरी क्या होती थी, बहुत कम होती थी, लेकिन द्रव में उसकी अपेक्षा थोड़ी कम दूरी होती है और कम दूरी होने के कारण ही इसमें आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होता है। आइए अब हम देखते हैं गैसीय अवस्था। गैस का व्यवहार ठोस व द्रव की तुलना में कुछ अलग सा होता है। गैस का जो आयतन होता है ना और आकृति दोनों अनिश्चित होती हैं, यानी इसका आयतन भी परिवर्तित हो जाता है और आकृति भी परिवर्तित हो जाती है। जबकि अभी हमने क्या पाया कि जो ठोस होते हैं उनकी आयतन व आकृति दोनों निश्चित होती है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती, और जो गैस होता है ना उसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होती हैं, यानी ये दोनों अपनी आकृति और आयतन को बदलता रहता है। अब हम देखते हैं कैसे। अब आपको फिर एक बार कल्पना करनी पड़ेगी। अब आप किसी भी गैस को जिस भी बर्तन में रखते हैं उस बर्तन की आकृति और आकार दोनों ले लेता है ना, तो उसी आयतन का भी हो जाता है। जैसे हम एक गुब्बारा लेते हैं, उस गुब्बारे में हम हवा भरते हैं। अब वो गैस किस आकार की हो गई, गुब्बारे के आकार की हो गई ना, और हमने उस गैस को क्या किया, उस गुब्बारे में दबा करके भर दिया। अब हम उसी गैस को किसी दूसरे गुब्बारे में ट्रांसफर करते हैं। जब हम देखते हैं कि एक गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे में हमने हवा भरी और अगर हमारा पहला गुब्बारा थोड़ा बड़ा था और दूसरा छोटा था,
तो हमारी गैस फिर भी इस छोटे से गुब्बारे में भर जाएगी दबा दबा करके। इसका मतलब गैस का जो आयतन होता है और जो आकृति होती है ना, वो निश्चित नहीं होती। हम क्या देखते हैं कि ठोस का आयतन और आकृति निश्चित होती है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। प्रति गैस की न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकृति निश्चित होती है। इसमें पदार्थ के कण ठोस एवं द्रव की तुलना में काफी दूर दूर होते हैं। इनमें आकर्षण बल जो होता है बहुत नगण्य होता है, यानी ना के बराबर होता है। आपको एक इमेजिन करना है, अपने दिमाग में कल्पना करनी है और अपने कॉपी पेन को लेकर के भी आप उसको बना के भी देख सकते हो। अब आपको करना ये है कि एक चौकोर सा डिब्बा बनाइए, उसमें नीचे लिखिए ठोस और उसके कणों को एकदम सटा सटा करके बना दीजिए। फिर एक तरफ लिखिए द्रव, उसके कणों को थोड़ा दूर दूर बनाइए और एक तरफ लिखिए गैस, उसके कणों को बहुत दूर दूर बनाइए। अब आपको आपकी कल्पना के अनुसार समझ में आ गया होगा कि ठोस, द्रव और गैस के अणु कैसे या कण दूर दूर कैसे होते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता यानी उसका कंप्रेशन काफी अधिक होता है। अब हम समझते हैं कि संपीडितता क्या है। आप बल लगाकर गैस को संपीडित कर सकते हैं, मतलब गैस को दबाकर बहुत कम आयतन में भी भर सकते हैं। उसके इस गुण को हम कंप्रेशन या संपीडितता कहते हैं। यानी हम बल लगाकर उसे छोटी आकृति वाले बर्तन में या छोटी आकृति वाली वस्तु में भी भर सकते हैं, जबकि हम ठोस के साथ में या द्रव के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। जो खाना बनाने वाली सिलेंडर गैस होती है ना, उसमें भी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीडित गैस होती है। उन्हें दबा करके इसी प्रकार से भरा जाता है। आजकल वाहनों में भी ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। जो गैस सिलेंडर हम अपने घरों में यूज करते हैं ना, उसमें एलपीजी गैस भरी होती है और ये गैस काफी हाई प्रेशर में रहने के कारण लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर के अंदर रहती है। जैसे ही यह गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है, तो ये गैस फॉर्म में निकलती है। यानी पहले ये हमारे सिलेंडर में कैसे भरी होती है, लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव रूप में। और जब ये गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है ना, तो ये गैस फॉर्म में निकलती है। जब ये गैस सिलेंडर के अंदर होती है, तो ये बहुत हाई प्रेशर में होती है। यानी कोई भी गैस को जब हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, तो ये गैस लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। उसी प्रकार अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें भी कौन सी गैस भरी होती है, O2। ये भी कैसी होती है बच्चों, हाई प्रेशर में। तो हाई प्रेशर में होने के कारण ये लिक्विड स्टेज में बनी रहती है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो ये गैस फॉर्म में आ जाती है। आजकल वाहनों में भी ईंधन के रूप में ऐसे ही संपीड़ित करके सीएनजी का उपयोग होता है। प्रदूषण के स्तर को या एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को कम करने के लिए आजकल ये सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। यानी वाहनों में पेट्रोल और डीजल के अलावा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका उपयोग किया जाता है। इसमें हाई प्रेशर गैस को स्टोर कर लिया जाता है, इस कारण ये लिक्विड फॉर्म में रहती है। जब ये टंकी में होती है ना, तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, क्योंकि इसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अभी हमने तीन अवस्था देखी, ठोस, द्रव और गैस। अब हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था में किस तरह का परिवर्तन होता है। पदार्थ कैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब आप कल्पना करिए कि कोई एक ठोस पदार्थ है, यानी कि ठोस अवस्था में वह पदार्थ है। उस पदार्थ को जब आप ऊष्मा देंगे, तो वह कौन से स्टेज में चेंज हो जाएगा, द्रव अवस्था में। यानी कि जो ठोस पदार्थ है, उसको हीट देने पर या ऊष्मा देने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे कहते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का होना। हम देखते हैं
कि द्रव अवस्था में जब आ जाती है उस पदार्थ की, उसे जब हम ऊष्मा देते हैं तो वह किस अवस्था में चेंज होता है? गैस अवस्था में। अब इसका एग्जाम्पल इमेजिन करिए, जैसे ठोस अवस्था। अब ठोस क्या है? यानी कि बर्फ ठोस अवस्था में होती है ना, और जब हम ठोस अवस्था यानी कि बर्फ को ऊष्मा यानी कि हीट देते हैं तो वह पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। और जब हम पानी यानी कि द्रव अवस्था में फिर हीट देते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो वह कैसे परिवर्तित होता है? गैसीय अवस्था में, यानी कि भाप बन के उड़ने लगता है। अब हम देखते हैं कि इस गैस अवस्था को जब हम शीतल करते हैं तो वो कैसे हो जाती है? फिर से द्रव अवस्था में आ जाती है ना। जो भाप होती है उसे अपन ठंडा करते हैं तो वह फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और हम लिक्विड फॉर्म में आई हुई द्रव अवस्था वाली को फिर से जब शीतल करते हैं तो वह फिर बर्फ का रूप धारण कर लेती है, यानी ठोस अवस्था में आ जाती है। तो ये एक पूरा चक्र होता है, साइकिल होती है। ये ऊष्मा परिवर्तन के अनुरूप इसमें अवस्था में परिवर्तन होता है। ठोस अवस्था में ऊष्मा दी तो वह द्रव अवस्था में आ गई, द्रव अवस्था में ऊष्मा दी तो वो गैस अवस्था में आ गई, और गैस अवस्था में शीतलता दी तो वह पुनः द्रव अवस्था में आ गई। और इसी प्रकार द्रव अवस्था को और शीतल किया तो वो ठोस अवस्था में आ गई। तो यहाँ पर ये एक पूरी साइकिल होती है। ठोस अवस्था से द्रव, द्रव से गैस, गैस से फिर द्रव और द्रव से ठोस। इस एग्जाम्पल को आप अपने स्वयं प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। बर्फ, फिर उसके बाद उसका पानी बनना और उसका गैस रूप यानी वाष्प रूप के में परिवर्तित होना, पुनः उसका द्रव अवस्था यानी पानी में आना और पुनः उसका बर्फ के रूप में परिवर्तित होना। अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें ठोस पिघलकर इसमें परिवर्तित हो रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है, हम उस टेम्परेचर को या उस तापमान को उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। तो बच्चों, ये गलनांक वर्ड आपने पढ़ा होगा। तो गलनांक का तात्पर्य होता है वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है। उस निश्चित तापमान को गलनांक कहते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यदि हम बर्फ का एग्जाम्पल लें तो बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। आपने क्वथनांक भी पढ़ा होगा और ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। यानी गलनांक भी आता है और क्वथनांक भी पूछा जाता है। तो जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है, जहां पर द्रव उबला, उस निश्चित तापमान को क्वथनांक कहते हैं। अतः समझ में आया कि गलनांक और क्वथनांक क्या है। तो जब किसी लिक्विड को आप गर्म करेंगे ना तो कोई निश्चित तापमान होगा, उस पर वह उबलने लगेगा। पूरे टाइम चढ़ाते ही साथ तो उबलने नहीं लगेगा। यदि आप दूध को भी चढ़ाते हो या पानी को भी चढ़ाते हो गैस पर ना, तो चढ़ाते साथ तो उबलता नहीं है ना। आप चढ़ाते हो, कुछ समय बाद वह उबलना शुरू करता है। तो जिस तापमान पर वह उबलना शुरू करता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। इस स्टेज में वह द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, यानी इस अवस्था में वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। इस निश्चित तापमान को क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का गलनांक कितना हुआ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जल का क्वथनांक कितना हुआ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं तापमान का मात्रक। तापमान के मात्रक का क्या मतलब है? तापमान को मापने के लिए कई प्रकार के मात्रक प्रचलित हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ये सब तापमान के मात्रक हैं। केल्विन तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या हुआ? केल्विन। अब हम देखते हैं कि केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या संबंध है। यानी केल्विन
और डिग्री सेंटीग्रेड में संबंध को देखते हैं। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273.15 केल्विन, यानी 273.15 केल्विन। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर हुआ? 273.15 केल्विन के। जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान देखते हैं तो हम पाते हैं कि अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित करना है ना, तो यहाँ पर 0.15 को, जो कि डेसिबल राशि है, इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, यानी कि इसको नहीं देखते, काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित करना है तो यहाँ पर 273 केवल मान कितना लेंगे अपन? सिर्फ 273 केल्विन। यहाँ पर 0.15 को अपन नजरअंदाज करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़ना होता है। जब हमको टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना हो तो डिग्री सेंटीग्रेड के सामने जो वैल्यू दी होती है ना, या मान दिया होता है, उसमें 273 को जोड़ दिया जाता है, 273 को जोड़ देते हैं। जबकि जो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना होता है ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पर बदलने के लिए 273 को घटाना पड़ता है जब हम उसको केल्विन से परिवर्तित करेंगे, जबकि केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड पे परिवर्तित करेंगे तो उसको घटाना होगा। यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड को में 273 को जोड़ना होगा। अब आइए अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? यहाँ पर जो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमें परिवर्तित करना है किसमें? केल्विन में। तो हमारे पास में डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना दिया हुआ है? 24। इस 24 में हम कितना ऐड कर देंगे, कितना जोड़ देंगे? 273। ये कितना हो गया? 297 केल्विन। यानी हमने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए क्या किया? इस डिग्री सेंटीग्रेड के सामने जो वैल्यू या जो मान दिया गया था, उस मान में 273 को जोड़ दिया, तो ये मान आ गया 297। अब हम देखते हैं कि यदि हमें केल्विन को परिवर्तित करना है किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में, तो क्या करना होगा? तो केल्विन के सामने मान दिया है 500। इस 500 के मान में हमें 273 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जस्ट अपोजिट। यहाँ पर जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा। आपको डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड के सामने दी हुई वैल्यू पर 273 प्लस करना पड़ा, तो वो केल्विन में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करने के लिए आपको केल्विन के सामने दी हुई वैल्यू या मान में 273 को माइनस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं ये कितना आ गया? 227 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों, यहाँ पर आपको केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए -273 करना है और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित करने के लिए +273 करना है। तो ये प्रक्रिया समझ में आ गई आपको? अब हम देखते हैं उबलना और वाष्पीकरण। बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को या बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि उबलना और वाष्पीकरण एक ही प्रक्रिया है, जबकि ये अलग अलग हैं। उबलना और वाष्पीकरण कैसे? जब किसी द्रव का ताप उसके क्वथनांक के बराबर हो जाए तो द्रव क्या होता है? खौलने लगता है। इसे क्या कहा जाता है? उबलना कहा जाता है। मान लीजिए आप एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं, अब इसके तापमान को बढ़ाते हैं। अब उस तापमान को तब तक बढ़ाइए जब तक इसका तापमान क्वथनांक में ना बदल जाए, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर पानी क्या होता है? खौलने लगता है। यही तो उसका क्वथनांक होता है। तो जब वो उबलने लगता है और उबलकर वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, इसको क्वथनांक को हम उबलना कहते हैं। लेकिन वाष्पीकरण कुछ अलग होता है। तो अब देखते हैं वाष्पीकरण क्या है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे आपने बर्तन में लेकर के पानी को चढ़ाया, आप क्या देखते हैं?
कि चढ़ाते ही साथ पानी उबलने नहीं लगता। चढ़ाते साथ थोड़ी देर बाद उसमें से वाष्प या भाप निकलने लगती है। तो जब भाप निकलने लगती है ना, तो वो तो कम तापमान पर ही निकलने लगती है। अभी हमारा पानी उबलना स्टार्ट नहीं हुआ, यानी खौलना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन भाप तो निकलने लगी। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यानी हमारा पानी जब खौलना शुरू नहीं हुआ, उसके पहले भी उसमें से भाप निकलती है ना, उसको कहते हैं वाष्पीकरण। अब एक कल्पना करिए, एक बर्तन में आप पानी लेते हो, उसको टेम्परेचर देते हो, 100 डिग्री से कम हो, तो क्या इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी? होगी ना। यदि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर है, तब भी पानी भाप बनकर उड़ेगा ना। तो निश्चित ही इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, लेकिन उबलने पर उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी, यानी जो भाप है बहुत तेजी के साथ निकलना शुरू होगी और उतनी तेज रफ्तार से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। पर होगा जरूर, यानी कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कम तापमान पर भी संभव है। और जब किसी द्रव को बहुत उसके क्वथनांक के बराबर हो जाए, यानी खौलने लग जाए, तब उसको उबलना कहते हैं। तो इन दोनों बातों में अंतर होता है, उबलना और वाष्पीकरण। तो ये दो बातें आपको समझ में आई कि उबलना किसे कहते हैं, यानी एक निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद जब पानी खौलना शुरू करता है, उसे कहते हैं उबलना। लेकिन जब पानी को चढ़ाते ही साथ वो भाप बनकर उड़ने लगे, उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। उसका क्वथनांक पे आना जरूरी नहीं होता। अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को। जो बर्फ का गलनांक और जल का क्वथनांक दोनों जो होते हैं वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये वायुमंडलीय दाब के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करती है। यानी अगर हम ऊंचे क्षेत्रों में, ऊंचे पहाड़ी वाले क्षेत्रों में चले जाएंगे ना, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर कुछ और चेंज हो जाएगा। यानी हमारे वायुमंडलीय दाब पर ये डिपेंड करता है कि उसके उतार इस चढ़ाव के अनुसार ये मान परिवर्तित होता रहता है। यदि हम समुद्र तल की ऊंचाई की बात करें, तो बर्फ का गलनांक और जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है, जबकि क्वथनांक बढ़ता है। ऊंचे पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है, जबकि क्वथनांक बढ़ता है। यदि हम ऊंचे पर्वतों पर जाएं, तो क्या होगा, वहां पे पानी 100 डिग्री टेम्परेचर से डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही उबलने लगेगा। जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, वहां का वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, और वायुमंडलीय का दाब जो कम हो जाएगा, उसके कारण पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनमें आपने देखा कि बर्फ का गलनांक और जल का क्वथनांक दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब पर डिपेंड कर रहे हैं। वायुमंडलीय दाब बढ़ने से गलनांक घटता है और जबकि क्वथनांक बढ़ता है। इसी प्रकार क्या होता है, ऊंचे पर्वतों पर जाने से बहुत कम टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से कम पर ही पानी बॉइल होने लगता है। तो ये आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको समझ में आई होंगी। तो आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।